क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर वित्त बाजार अर्थ एवं अवधारणा फाइनेंशियल मार्केट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पार्ट नंबर 3। टॉपिक जो हमारा चला था वो था मुद्रा बाजार प्रपत्र या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट में कौन कौन से प्रपत्रों का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट हम कर चुके थे। सेकंड पॉइंट पर आते हैं जो है हमारा कमर्शियल पेपर सीपी, हिंदी में वाणिज्यिक प्रपत्र। ये कमर्शियल पेपर क्या होते हैं थोड़ा डिस्कस करें। नोट्स आप साथ साथ में बना सकते हैं देख के। ये उच्च साख वाली फर्म्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऐसी कंपनी जिनकी की रेपुटेशन गुडविल बहुत ज़्यादा होती है उनके द्वारा इनको इशू किया जाता है। ये असुरक्षित होते हैं। और दूसरी बात है ये प्रतिज्ञा पत्र या प्रोमिसरी नोट्स जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में अकाउंटेंसी में, वो प्रतिज्ञा पत्र होते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा की जाती है कि इतनी धनराशि वापस की जाएगी। ये जो कंपनीज़ के द्वारा इशू किए जाते हैं, अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनीज़ को जब पैसे की आवश्यकता होती है, कमर्शियल पेपर जब इशू किए जाते हैं तो किसको किए जाते हैं। सेकंड लाइन देखें तो ये बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा परचेज़ किए जा सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट के द्वारा या फिर फर्म्स के द्वारा ही परचेज़ कर लिए जाते हैं। इनका जो विक्रय होता है, सेल है, प्रत्यक्ष कंपनी मतलब सीधे क्रेता को कमर्शियल पेपर बेच सकती है, डायरेक्टली भी हम बेच सकते हैं, इसे डायरेक्ट सेल कहेंगे। और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से किसी एजेंसी की सहायता से भी कमर्शियल पेपर जो है कंपनी बेच सकती है। इस कमर्शियल पेपर्स के द्वारा जो धनराशि आती है उसका प्रयोग अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म डिमांड को पूरा करने के लिए, थोड़े समय के लिए हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, किसी मौसमी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जैसे किसी मौसम में फसल की कटाई या ऐसी कोई होती है और उसमें हमें लार्ज स्केल पर बहुत बड़ा रॉ मटेरियल ख़रीदना हो, उस हमारी सीजनल डिमांड को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल जो रोज़ के हमारे खर्चे हैं उसमें कोई ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई, कैश कम पड़ गया, तो उसको पूरा करने के लिए, बहुत कम टाइम की डिमांड को पूरा करने के लिए जो है इसे इशू किया जा सकता है। कमर्शियल पेपर का जो फेस वैल्यू होती है, अंकित मूल्य उसके ऊपर जो प्रिंटेड होता है वो कम से कम 5 लाख रुपए तक की होती है। मिनिमम अमाउंट इसका बताया गया। इसकी जो ब्याज की दर है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो बाज़ार की रेट से कम होता है। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है, मतलब कितने समय तक, कितनी अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, तो उसके बारे में फिफ्थ लाइन आप देखें, ये 15 दिन से लेके 1 साल तक की पीरियड के लिए जारी किए जाते हैं। इन्हें भी डिस्काउंट पर बेचा जाता है व रिडीम किया जा सकता है एट पार। जैसे हमने 5 लाख रुपीज़ का जो था हमने कमर्शियल पेपर बेचा तो डिस्काउंट पर बेचा है, तो मतलब 4,70,000 रुपीज़ का बेचा है और रिडीम करेंगे हम 5 लाख रुपीज़ पे, या 4,90,000 का बेचा, रिडीम किया 5 लाख पे, तो कहने का मतलब लिए हमने थोड़े पैसे डिस्काउंट पर बेचा है और जब रिडीम करने की बारी आई तो फुल अमाउंट एट पार, मतलब पूरे फुल अमाउंट से 5 लाख रुपीज़ हमने वापस करने हैं। इसका प्रयोग जो होता है फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इसे ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी की आवश्यकताओं को इसने पूरा किया किसी भी प्रकार से। फॉर एग्जांपल इसका लेते हैं समझने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट का। ये कंपनी जो है उस वो मशीन को ख़रीदने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, क्योंकि मशीन जो परचेज़ किया जाएगी कई लाख या करोड़ रुपीज़ की होगी और इसके लिए बहुत लंबे टाइम के लिए हमें पैसा चाहिए, उसके बाद ही हम ये पैसा लौटा पाएंगे। और ये जो बहुत बड़ा अमाउंट हमारे को चाहिए होगा ये हमें कैपिटल मार्केट से मिलेगा। पर हम ये जानते हैं कैपिटल मार्केट से अगर हम अमाउंट रेस करते हैं, पैसा लेते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, किसी भी माध्यम से, लोन इत्यादि किसी भी माध्यम से, तो उसके लिए फिर हमारे को काफ़ी सारे खर्चे करने पड़ते हैं, जिन खर्चों को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या आ जाएगा, एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है, शेयर्स को इशू करने के जितने खर्चे हमारे आते हैं वो इसमें आ जाएंगे। शेयर्स को इशू करने के खर्चे जैसे ब्रोकरेज कमीशन वगैरह हम देते हैं एजेंट्स को, एप्लीकेशन फॉर्म्स हमने प्रिंट करवाए हैं, एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस वगैरह हमने इशू किया, ये सारे खर्चे जो आ जाएंगे, एडिशनल कॉस्ट जो होती है इसको फ्लोटेशन कॉस्ट हम कहेंगे। ये सब पूरा इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए ही कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा इकट्ठा करती है। अब इन कमर्शियल पेपर की व्यवहार प्रक्रिया या फिर डीलिंग प्रोसीजर क्या होगा। नॉर्मली ये जो कमर्शियल पेपर है इन्हें डिस्काउंट पर जो है वो जारी किया जाता है, इशू किया जाता है। और पर कभी कभी जो कंपनी होती है वो इंटरेस्ट भी इसके ऊपर कुछ पे कर देती है, एक फ़िक्स्ड जो है इंटरेस्ट रेट भी जारी कर सकती है। इसके लिए कोई जो है
एक्टिव सेकेंडरी मार्केट उपलब्ध नहीं होती, सक्रिय गौण बाजार उपलब्ध नहीं होता, जहाँ पर कि ज़्यादातर इनका परचेजिंग सेलिंग की जा सके। पर रिक्वेस्ट करने पर, प्रार्थना करने पर जिस कंपनी ने इन्हें इशू किया है वही इसको दोबारा से परचेज़ कर लेती है, क्रय कर लेती है। तो ये थे हमारे कमर्शियल पेपर के बारे में, साथ में नोट्स बना लीजिएगा। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है, प्रपत्र यूज़ किया जाता है मनी मार्केट में, वो है हमारा मांग मुद्रा या फिर अल्प सूचना ऋण, जिसे कि कॉल मनी और कॉल लोन्स भी कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। अब देखिए, नोट्स बनाए से बनाए। बोला ये व्यापारिक बैंक, ये जो है इशू किया जाता है किसके द्वारा? व्यापारिक बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। कमर्शियल बैंक अपनी अल्पकालीन शॉर्ट टर्म जो नीड्स होती हैं, आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए दूसरे कमर्शियल बैंक से ऋण लेती है बहुत थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये एक बैंक अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरे बैंक से जो पैसा लेता है उसे कॉल मनी कहा जाता है। कॉल मनी मतलब कॉल्स पर ही ये पैसा लिया जाता है। इसकी अवधि, ड्यूरेशन, समय जो है बहुत ही कम होता है। 1 दिन से मैक्सिमम 15 दिन तक की इसकी पीरियड जो है वो हो सकता है। ये अल्पकालीन सूचना ऋण जो होता है, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इंफॉर्मेशन दे के लोन लिया जाता है। ये सर्वाधिक तरल होता है, बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड होता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है। 1 दिन से 15 दिन की ही ड्यूरेशन होती है, उसके बाद ये पैसा वापस हमें मिल जाता है। इसलिए, क्योंकि इसका टाइम बहुत कम समय होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, इसलिए इन्हें नकदी के बराबर या कैश के इक्वल ही माना जाता है। इसका प्रयोग जो व्यापारिक बैंकों द्वारा इन्हें रेज किया जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? 2 कारण बताए गए हैं जिनके लिए इन्हें यूज़ किया जाएगा। तो ए पॉइंट देखते हैं हम लोग। बोला गया, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, जैसे कि SLR या फिर कैश रिजर्व रेशो CRR कहा जाता है, उसके लिए किया जाता है। नॉर्मली बैंक के द्वारा ये जो है RBI के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि हर एक बैंक एक निश्चित अमाउंट जो है कैश के रूप में रखेगा अपने पास। एक रेशो बता दी जाती है, इतना यदि आप लोन दे रहे हैं, इतना डिपॉजिट आया है, तो इतना कैश आपके पास होना चाहिए। उस मिनिमम अमाउंट को पूरा करने के लिए हमारे को अपने पास कैश रखना होगा, और अगर किसी कारण से कैश कम है तो उसे हम लोग इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। बी पॉइंट है, आवश्यकता से अधिक अगर हमारे पास नकदी है, कैश है, बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है, और तो ऐसी स्थिति में हम इस कैश को अल्पकाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए किसी और बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसको आवश्यकता होती है उसकी। पॉइंट्स के बाद देखते हैं, कॉल मनी के रूप में बैंक को न्यूनतम राशि अपने पास नकदी के रूप में रखनी होती है, जो भी हमने डिस्कस किया CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशो के बारे में। ये कॉल मनी के रूप में हर एक बैंक जो है वो एक मिनिमम राशि अपने पास कैश के रूप में रखेगा। और ये जो कितना अमाउंट रखना है, कितनी रेशो ये रखनी है, कितना अनुपात होना चाहिए, ये रेशो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि बैंक के द्वारा अपनी CRR या कैश रिजर्व रेशो जो है वो, उसके अनुसार हमारा कैश जो है वो कम पड़ जाता है, तो बैंक दूसरे बैंकों से अल्पकाल के लिए कैश ले सकता है लोन के रूप में, जिसके बदले में उसे कुछ ब्याज देना पड़ता है ऋणदाता को। मतलब जिस बैंक ने उसे लोन दिया उस बैंक को हमें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हम उस बैंक को देते हैं, उसे कॉल रेट कहा जाता है। ये कॉल रेट भी लगातार बदलता रहता है। इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, बैंकों को ऋण देने, बैंक जो होते हैं वो ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। तो कॉल मनी जो होता है ये टेलीफोन पर आधारित बाजार होता है। एकदम से हम फ़ोन करते हैं और बैंक को बोलते हैं कि हमें इतना कैश चाहिए, तुरंत ही कैश मिल जाता है, क्योंकि समय बहुत कम है, कई बार तो 1 दिन मिनिमम है। इसकी अवधि अत्यंत अल्पकालीन होती है, बहुत कम होती है, और आवश्यकता पड़े तो इसका नवीनीकरण, रिन्यूअल कराया जा सकता है। बोला जा सकता है कि मुझे और कुछ दिन का टाइम दे दिया जाए। इसकी व्यवहार प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं, डीलिंग प्रोसेस कैसा होता है इसका। तो इसका प्रोसेस जो प्रयोग होता है कॉल मनी का, बहुत कम किया जाता है। प्रत्येक व्यवहार की राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसकी न्यूनतम राशि या मिनिमम अमाउंट जो है वो 10 करोड़ रुपए का है, और अधिकतर जो लेन देन है वो 100 करोड़ रुपए के होते हैं नॉर्मली। इसका व्यवहार टेलीफोन पर ही होता है, टेलीफोन पर ही बातचीत हो जाती है, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, कागजी कार्रवाई जो होती है, वो धीरे धीरे बाद में पूरी कर ली जाती है। एकदम से पैसे की आवश्यकता है, पैसा एकदम से हम प्राप्त कर लेते हैं। ऋणदाता जो होता है, मतलब
जिसने लोन हमारे को दिया है वो ऋणी को, जिसको पैसा चाहिए होता है, उसको आरबीआई का चेक जो है के द्वारा ऋण देता है। मतलब हमें जो है चेक के द्वारा जो है लोन मिल जाएगा, जिसके बदले में ऋणी जो है ऋणदाता को अल्प सूचना ऋण प्राप्ति की रसीद, कॉल मनी बोरिंग रिसिप्ट देता है। मतलब जैसे हमें ये पैसा मिला, चेक मिला, उसके बदले में हमारे को जैसे उस कंपनी ने या उस बैंक ने जैसे हमारे को कॉल मनी दिया, हमने उसके बदले में उसको कॉल मनी बोरिंग रिसिप्ट दे दी। ऋण वापसी पर जब हम अपना पैसा वापस उस बैंक को लौटा देंगे, जो पैसा हमने लिया था मैक्सिमम 15 दिन के लिए, 15 दिन के बाद जैसे हमने ये पैसा लौटाया तो बैंक वो रसीद जो हमारी हमने उसको दी थी, कॉल मनी बोरिंग रिसिप्ट, ऋण प्राप्ति की रसीद जो हमने दी थी, वो हमारे को वापस दे देगा। तो यहाँ पर नोट के रूप में आप देख रहे हैं कि ऋणी या मतदाता निश्चित समय से पूर्व ही सूचना देकर भुगतान कर सकते हैं, भुगतान मांग भी सकते हैं। अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो सूचना देकर अब पहले इन्फॉर्मेशन देकर अपना पैसा मांग भी सकते हैं। टोटल जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें मनी मार्केट में वो 5 हैं, तो 3 हमने कर लिए हैं, चौथे डॉक्यूमेंट पे आते हैं। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिएगा। चौथा डॉक्यूमेंट हमारा है जमा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे कि सीडीज भी कहा जाता है। देखिए नोट्स, ये एक विनिमय पत्र, साध्य प्रपत्र है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको एक निश्चित अवधि के बाद में एंडोर्स किया जा सकता है, बेचान किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम एंडोर्समेंट की प्रक्रिया बढ़ चुके हैं, किसी और व्यक्ति को दे देना कि भाई उसकी पेमेंट उसे मिल जाए। इसका जो इशू होता है, निर्गमन होता है, अनुसूचित, ये कौन इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिसे कि कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहेंगे, वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहेंगे। कौन सी वित्तीय संस्थाएं हो सकती हैं या बैंक्स हो सकते हैं? तो इसमें आईसीआईसी का नाम आ जाएगा, आईडीबीआई का नाम आ जाएगा, सिडबी का नाम आ जाएगा, सेडीबीआई, आईएफसीआई का, और एक्सिम बैंक का नाम आ सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है व्यक्तियों, इंडिविजुअल्स के द्वारा, इंडिविजुअल्स को या संघों, एसोसिएट्स को, या किसी कंपनीज को, निगम या कॉरपोरेशंस को हम लोग इशू कर सकते हैं। इनकी जो फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है, कम से कम 5 लाख रुपए का होता है, 5 लाख रुपीज़ का होता है। निवेशक को, निवेशक मतलब जो इन्वेस्टर है, उसको न्यूनतम 25 लाख रुपीज़ के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेना ज़रूरी होता है। अगर पैसा हम लगाना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट इसका जो है 25 लाख रुपीज़ का हो, 25 लाख रुपीज़ के हमें इकट्ठे खरीदने होंगे। इनकी जो समय अवधि है, टाइम पीरियड है, वो 91 डेज से लेके 1 वर्ष तक का 364 डेज का हो सकता है। बैंक को इनको भुनाने में या फिर विनिमय एक्सचेंज करने की परमिशन नहीं होती। बैंक इनको प्रमोशन नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सचेंज नहीं करवा सकते या डिस्काउंट नहीं करवा सकते। इनका जो इशू है, निर्गमन है, बैंकों के द्वारा किया जाता है टाइट लिक्विडिटी के समय। टाइट लिक्विडिटी का क्या मतलब है? जब ऐसी स्थिति आती है तो इसका मतलब ये है, बैंक को जब ऐसा फील हो रहा होता है कि बैंक के पास लोग जो है बहुत कम पैसा जमा करवाने आ रहे हैं, डिपॉजिट बहुत कम हो रही है, परंतु बैंक से उधार लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो बोलते हैं कि हमारे को लोन चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग पैसा निकलवा रहे हैं पर बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आ रहे। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो पैसे की कमी बैंक के पास अनुभव होने लगती है, और बैंक अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए ही एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो इशू करता है। अब बात करते हैं इसकी व्यवहार प्रक्रिया, डीलिंग प्रोसीजर के बारे में। तो कैसे ये डील किया जाता है? तो ये 91 दिनों से लेके 1 वर्ष तक के लिए इशू किए जाते हैं। ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, कटौती पर इनको इशू किया जाता है, निर्गमित किया जाता है। निवेशक इन्हें क्रय करने के 45 डेज़ के बाद इन्हें बेचान के द्वारा, देखें 45 डेज से पहले इन्हें एंडोर्स नहीं किया जा सकेगा, बेचान नहीं किया जा सकेगा। तो निवेशक, इन्वेस्टर जो होगा, वो इसको जब उसने परचेज़ किया उसके 45 डेज़ के बाद इसे बेचान के द्वारा एंडोर्स करके किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। इन पर जो स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है वो किसके बेस पे लगाई जाती है? इन हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर अंकित मूल्य, फेस वैल्यू जो लिखी गई है, तो उसके आधार पर ही इन पे स्टैम्प ड्यूटी जो है वो लगती है।